अपना प्रत्याशी चुनने की अनुमति दूंगा। जी नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरा यह भी विचार है कि जो कुछ मेरे समुदाय के अल्पसंख्यकों के लिए सच है, वही मुसलमानों के लिए भी सच होगा। मैं यहाँ कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहता जो मुझे दूसरी समिति में कहनी है, लेकिन यह बात इतनी प्रासंगिक है कि मैं इसका उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। आपके लिए बंगाल या पंजाब के मुसलमानों के संयुक्त निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहना भी उतना ही अनुचित होगा। यदि आप निर्वाचक मंडल में उन्हें बहुमत का दर्जा न दें, आप मुसलमानों को मताधिकार देने से वंचित करके उन्हें निर्वाचन शक्ति में अल्पमत का दर्जा दें और फिर कहें आइए संयुक्त निर्वाचक मंडल स्वीकार कीजिए, तो यह संभव नहीं हो सकता। इस तथ्य की निर्णायकता नेहरू समिति और भारतीय केंद्रीय समिति के 3 सदस्यों ने स्वीकार की थी। अपनी बहस समाप्त करने के पहले मैं अपने उन मित्रों से 1-2 बातें कहना चाहता हूँ जो हमें वयस्क मताधिकार देना नहीं चाहते। मैंने अपने भाषण के प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत का उत्तरदायी सरकार देने का प्रश्न पूर्णतः इस प्रश्न पर निर्भर नहीं है। हालांकि मैं जानता हूं कि 80 या 90 लोगों के इस सम्मेलन में मैं और मेरे मित्र केवल 2 ही हैं, लेकिन हम 4 करोड़ 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दीवान बहादुर रामचंद्र राव, क्या डॉक्टर अंबेडकर लॉर्ड जेटलैंड का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? डॉक्टर अंबेडकर, हम प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे पास इस विषय पर जो मैंने उठाया है सैकड़ों पत्र और तार आ रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय पीसी मित्तर, केंद्रीय विधान मंडल के बारे में आपका क्या मत है? क्या आप वयस्क मताधिकार चाहते हैं, और यदि हाँ तो विधान मंडल का क्या आकार हो? डॉक्टर अंबेडकर, इस प्रश्न पर बाद में निर्णय किया जाएगा। जहां तक केंद्रीय विधान मंडल का प्रश्न है, मेरी राय में उसमें 500 सदस्य होने चाहिए। माननीय पीसी मित्तर, और वयस्क मताधिकार भी हो। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। माननीय काओसजी जहांगीर, बेगम साहिबा से क्षमा याचना करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के सभी सुझाव इस भावना से अद्भुत होते हैं कि मताधिकार ही परिषदों में प्रतिनिधित्व का आधार होता है। ऐसा ही सब देशों में है भी, लेकिन जहां हमने समुदाय के लिए वरीयता का सिद्धांत लागू कर दिया है, वहां मताधिकार के सिद्धांत की प्रासंगिकता नहीं है। लेफ्टी कर्नल गिडने, मैं एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं, और मेरा ठोस सुझाव है कि लॉर्ड जेटलैंड द्वारा सुझाई गई योजना को अपनाने के लिए हमें प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार के चुनाव कराने चाहिए। जहां तक प्रत्यक्ष चुनाव का संबंध है, मेरा सुझाव यह है कि मताधिकार को अब और व्यापक न बनाया जाए और वर्तमान मताधिकार यथावत बना रहे। डॉक्टर अंबेडकर, जी नहीं। लेफ्टी कर्नल गिडने, ठीक है। माननीय काओ सजी जहांगीर, चुनाव से विधान मंडल के लिए कुछ प्रतिनिधि शहरी और ग्रामीण दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आ जाएंगे, लेकिन अधिसंख्यक लोग प्रत्यक्ष मत से वंचित रह जाएंगे, और इसलिए जनसंख्या के इस समूचे खंड के लिए मताधिकार को व्यापक बनाया जाए। यह देश जनता के 25% के आधार पर किया जाए, और यह ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में परोक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें। मैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं करता। इससे औद्योगिक और कृषि मजदूर दोनों शामिल हो सकेंगे। डॉक्टर अंबेडकर, इसमें कोई शामिल नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर महोदय, आज सवेरे मैंने मताधिकार के प्रश्न पर जो कुछ कहना आवश्यकता वह कह दिया था, लेकिन सवेरे मैंने जो कुछ कहा उसमें कोई परिवर्तन किए बिना मैं उन सुझावों की पड़ताल करना चाहता हूं जो मताधिकार को विस्तृत बनाने के उद्देश्य से इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। मेरा ख्याल है कि समिति में इस बात पर सहमति है कि वयस्क मताधिकार ही श्रेष्ठ है। हमें में से कुछ का विचार है कि इसे तत्काल अपना लिया जाए, जबकि हमारे शेष मित्र चाहते हैं कि इसे चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाए। इस संबंध में हमारे सामने 2 ठोस सुझाव है। एक सुझाव तो यह है कि हमें किस्त पद्धति अपनानी चाहिए और कुछ वर्षों के अंतराल पर मतदाता सूची में 25% वृद्धि
करते रहना चाहिए ताकि मताधिकार और व्यापक होता जाए। दूसरी ओर हमारे मित्र नोबल मार्क्वेस ऑफ जेटलैंड का सुझाव हमारे समक्ष है, जिसमें वयस्क मताधिकार के आदर्श की प्राप्ति पर बल दिया गया है। इन दोनों सुझावों की तुलना करते हुए मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मैं नोबल लॉर्ड का पक्षधर हूँ। हालांकि जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मेरा यह दृढ़ विचार है कि हमें ऐसा वयस्क मताधिकार चाहिए जिसमें कोई काट छांट न की गई हो। यदि इन दोनों में केवल विकल्प का प्रश्न होता तो निश्चित रूप से ऐसी प्रणाली को पसंद करता जो उस प्रणाली के बजाय जो जनता के केवल एक वर्ग को तो पौना पौना मताधिकार देती और विशाल जन समुदाय को स्वशासन का अधिकार देने का निर्णय किसी और समय के लिए टाल देती। उस प्रणाली को वरीयता देता जो तत्काल वयस्क मताधिकार की आधारशिला रखने का संकल्प करती। लेकिन यह कहने के बाद भी मैं उस सुझाव का पूरे मन से समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसमें कुछ कठिनाइयां दिखाई देती हैं। लेकिन चूंकि मेरा विचार है कि नोबल मार्क्वेस हमारी उन कठिनाइयों को जो हम अनुभव कर रहे हैं दूर करने में हमारी सहायता को आएंगे, इसलिए मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो यह कि यदि समूह द्वारा निर्वाचन की यह प्रणाली अपना ली जाती है तो मुझे लगता है कि ऐसी प्रणाली से दलित वर्गों को शायद कुछ विशेष लाभ नहीं पहुंचेगा। मेरे इस कथन का यह कारण है कि दलित वर्ग सारे भारत में फैले हुए हैं और हर गांव में उनकी संख्या थोड़ी ही है। उनके जीवन पर लगभग सभी ओर से गांव वालों के सशक्त संगठनों का प्रभुत्व है जो सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से उन पर हावी है। यह संभव है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होगा कि जब भी यह परोक्ष निर्वाचन उन पर लागू किया जाएगा, ग्रामीण समुदाय दलित वर्गों पर इतना जबरदस्त दबाव डालेंगे कि प्राथमिक निर्वाचन में अपना मत देते समय उन्हें ऐसे लोगों को चुनने पर बाध्य होना पड़ेगा जो उनके सबसे अच्छे प्रतिनिधि नहीं है। सच तो यह है कि मुझे इसी बात का डर है। दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ वह यह है कि यदि इस प्रणाली को किस्तों के रूप में मतों के विस्तार की चरणबद्ध प्रणाली पर वरीयता देकर अपनाया जाना है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हम उसे केवल धनी वर्ग या किसी दूसरे वर्ग तक ही क्यों सीमित रखें। मैं समझता हूँ कि हम उस प्रणाली का इस ढंग से क्यों ना विस्तार करें कि वयस्क मताधिकार इस प्रणाली की आधारशिला बन जाए एक सदस्य। यही तो हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर अम्बेडकर। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई कि जहाँ तक उन कठिनाइयों का सवाल है जिनकी ओर संकेत किया गया है, उससे पृथक निर्वाचक मंडल का मामला और पेचीदा हो जाएगा। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परोक्ष निर्वाचन की स्थिति में भी आप ऐसे समुदायों के लिए जो चाहते हो पृथक रजिस्टर भी रख सकते हैं। मैं नहीं समझता कि उससे इस मामले में कोई कठिनाई होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, जब तक यह ना जान लें कि इस सिद्धांत पर किस तरह अमल किया जाएगा और इसका संपूर्ण ब्यौरा हमारे सामने ना आ जाए तो हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ठोस सुझाव यह है कि यह समिति इस प्रणाली पर सोच विचार करने और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उप समिति नियुक्त करे ताकि हमें इसकी सम्यक जानकारी मिल जाए और हम बेहतर ढंग से इसकी सिफारिश मताधिकार समिति से कर सकें जो आगे चलकर इस प्रणाली की रूपरेखा तैयार करे। मेरा विचार है कि इस योजना को सच्चे रूप में स्वीकृति दे देना कुछ मुश्किल जान पड़ता है। नोबल लॉर्ड, मुझे इस अभिव्यक्ति के प्रयोग के लिए क्षमा करें। वैसे भी यह कार्य इतना विशाल है कि हममें से शायद ही कोई इसे अपना सके, और यदि मैं अपने ही बारे में कहूँ तो इस सिद्धांत को समर्थन देना संभव नहीं है। श्री बसु, क्या अधिकतम संख्या देने की कोई आवश्यकता है, जबकि मताधिकार समिति तो होगी ही और उसे ही इस समस्या के विस्तार से विचार करना है। मैं समझता हूँ कि हमें न्यूनतम संख्या ही लेनी चाहिए और वह पर्याप्त होगी। जहाँ तक अधिकतम का प्रश्न है उसका निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर। मैं आपके संक्षेपण के पहले पैरा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपने जो पैरा तैयार किया है उसमें यह उल्लेख भी कर दिया जाए कि समिति की यह राय थी कि प्रशासन तथा तंत्र के मद्देनजर मताधिकार
के विस्तार को सीमित कर देना चाहिए। हमारी दृष्टि में तो यही एकमात्र परिसीमन था। माननीय शीतल वार्ड, यह केवल प्रशासन की ही बात नहीं है, इसमें कुछ अन्य कारण भी हैं। श्रीमती सुब्रायन, व्यवहारिक क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर, व्यवहारिक से तात्पर्य तंत्र है। मेरा कहने का मतलब है कि समिति में यह निर्णय हो सकता है कि वर्तमान तंत्र को देखते हुए 50% लोगों को ही मताधिकार दिया जाना चाहिए। श्री जफरुल्लाह खां, आपका मतलब कुल जनसंख्या का 50% है? डॉक्टर अम्बेडकर, जी हाँ। श्री जफरुल्लाह खां, वह तो सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार से कुछ